आप सभी को झारखंड नोटबुक चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज जनरल साइंस सेशन का क्लास नंबर 20 है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेविटी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चन छूट गया था आपका मैकेनिक्स वाला टॉपिक से, उसी को हम लोग करेंगे, जो कि आपका गति वाला चैप्टर का ये क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। त्वरण को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसिलेरेशन। क्या कहते हैं? एसिलेरेशन। तो आपसे पूछा गया कि एसिलेरेशन ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और इन चारों ऑप्शन से आपको बताना है कि क्या उत्तर इसका सही होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका उत्तर देंगे। बट यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्मूला आया कहां से। तो आपका 3 गति सूत्र होता है, उनमें से एक गति सूत्र क्या है? V इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या है? V इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये एक गति सूत्र है। 3 गति सूत्र है। कितना गति सूत्र है? 3। तो एक हम लिख दिए है, दोनों को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखेंगे कि बाकी 2 गति सूत्र क्या क्या है। तो V इक्वल टू क्या होता है? U प्लस ए टी। यहां से आपको A का मान प्राप्त करना है। किसका मान प्राप्त करना है? A का मान प्राप्त करना है। तो ये जो आपका U वाला टर्म है, इस U वाला टर्म को आप लेफ्ट साइड में ले जाइएगा तो V माइनस यू हो जाएगा और इधर आपका ए टी आ जाएगा। तो फिर आपका A इक्वल टू क्या आ जाएगा? V माइनस यू बाई टी। तो इस प्रकार से जो त्वरण निकालने का जो सूत्र है वो क्या है? A इक्वल टू V माइनस यू बाई टी। ऑप्शन नंबर A एकदम बिल्कुल सही होगा। तो साइंस पढ़ने का सबसे सही तरीका होता है कि आप कंसेप्ट बेस्ड पढ़ाई करें। जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया कि कैसे आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला को डेरिव करते हैं। कहाँ से डेरिव करते हैं हम लोग? गति सूत्र से डेरिव करते हैं। इसका 3 गति सूत्र है। पहला गति सूत्र हो गया आपका V इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा हो गया आपका S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा आपका गति सूत्र हो गया V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। क्या होता है? V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो इस प्रकार से 3 गति सूत्र है। तीनों गति सूत्र आपको पता चल गया और त्वरण ज्ञात करने का सूत्र भी आपको पता चल गया। इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपसे पूछा जाएगा तो भी आप आराम से उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जितने भी क्वेश्चन देखेंगे वे सारे गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित क्वेश्चन होगा और लगभग आपका 80 क्वेश्चन देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर से, गुरुत्वाकर्षण बल चैप्टर से। तो इसके बाद अगर कोई भी एग्जाम होगा और ग्रेविटी से क्वेश्चन आएगा तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप उस क्वेश्चन को टिक करके नहीं आएंगे, एकदम सही उत्तर दे के आएंगे। अगर आप ये सारे सेशन को अटेंड करते हैं, जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे आप थ्योरी को भी कंप्लीट करते हैं, तो आपको साइंस रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और जेएसएससी सीजीएल में साइंस से 60 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर जेएसएससी के बाकी एग्जाम्स में भी साइंस का सेक्शन है, तो आपको जेएसएससी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जेपीएससी रिलेटेड एकदम प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऑल इंडिया लेवल की कोई भी एग्जाम में जहां भी साइंस पूछा जाता है वहां ये सारे सेशन आपकी काम आएगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यूपीएससी का क्वेश्चन है, 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने जो है न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं जो है पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। 4 ऑप्शन आपके पास, आर्यभट्ट, बुद्धगुप्त, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त। तो इनमें से कौन सा भारतीय वैज्ञानिक या भारतीय साइंटिस्ट हम लोग कह सकते हैं बता दिया, न्यूटन से पहले ही ये बता दिया था कि सभी वस्तुएं जो है पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होते हैं। न्यूटन क्या बोले? न्यूटन बोले कि पृथ्वी जो है सारी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। बट ये न्यूटन बोले, उससे पहले ही भारत के एक साइंटिस्ट बोल दिए थे और उसका नाम क्या था? उनका नाम था ब्रह्मगुप्त। क्या नाम था? ब्रह्मगुप्त। तो ब्रह्मगुप्त जो है गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, जो पहले न्यूटन से पहले ही ये बात बता दिए थे कि सभी वस्तुएं जो है पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। और इनका द्वारा एक रचना है ब्रह्म सिद्धांत। क्या है? ब्रह्म सिद्धांत। ये आपका हिस्ट्री में पूछा जा सकता है कि ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखित कौन सा किताब है। तो ब्रह्म सिद्धांत जो है ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखा गया पहली एक किताब है जो खगोल शास्त्र पर बेस्ड है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे का सेशन में आपसे पूछा गया है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? ग्रेविटी का जो लॉ है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका जो प्रिंसिपल है वो कौन दिया? 4 ऑप्शन आपके पास, तो सभी को पता होनी चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? सर आइजैक न्यूटन ने दिया। कौन दिया? न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। और उनके अनुसार पृथ्वी के अंदर जितने भी पदार्थ है वे एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं गुरुत्वाकर्षण के नियम के अकॉर्डिंग। ये जितने भी सेशन लिया जा रहा है सारे का थ्योरी क्लास भी रन होगी। खाली 1 सप्ताह का टाइम दीजिए। 1 सप्ताह के बाद जो नेक्स्ट संडे आएगा, नेक्स्ट संडे से आपका जो है थ्योरी क्लासेस भी रन होगी आपका एमसीक्यू होने से पहले, क्योंकि अभी टाइम नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण हम सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू से ही आपको रिवीजन कराने की कोशिश कर रहे हैं। बट आने वाले समय में आपका थ्योरी क्लास भी कराया जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिए थे? आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत दिए थे। और नेक्स्ट हम लोग जाएंगे, नेक्स्ट में है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया।
तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन वही न्यूटन साहब ने ही किया, और उनके अनुसार क्या एक फॉर्मूला दिए हुए, फॉर्मूला क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू जो होगा F इक्वल टू होगा आपका G m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। कैसे आया ही कि कोई भी दो पिंड है, क्या है, कोई भी दो पिंड है, तो दोनों पिंड क्या करेंगे, एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे, एक दूसरे की ओर खींचे जाएंगे। मान लेते हैं दोनों के बीच की दूरी r है, पहला पिंड का जो मास है, द्रव्यमान है, वो m1 है, और दूसरा पिंड का जो मास है m2 है। तो जो फोर्स लगेगी दोनों के बीच में एक दूसरे के खिंचाव, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल बोलेंगे। और उसका जो फॉर्मूला होगा F इक्वल टू G m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ G क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक है। और इसका वैल्यू को जो है कि आप गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, इसका वैल्यू को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि G जो कैपिटल G है उसका वैल्यू कितनी होती है, और जो स्मॉल g होती है उसका वैल्यू कितनी होती है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तब तक बताएं, फिर आपको हम ये बता देते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जा रहा है आपसे कि अंतरिक्ष यात्री जो स्पेस में जाते हैं, जो साइंटिस्ट, उसे हम लोग अंतरिक्ष यात्री बोलते हैं। तो अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्यों? जब कोई भी अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जाते हैं तो आप देखिएगा वीडियो वगैरह में यूट्यूब में कि वो सीधे खड़े नहीं रह पाएंगे, वो क्या करेंगे, हमेशा झुका हुआ है, वो तैर रहे हैं। तो इसका रीजन क्या है कि वो सीधे खड़े नहीं रह सकते? पहला, गुरुत्व नहीं होता है, या निर्वात की बात किया गया। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, क्योंकि वहां पर कोई भी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है, गुरुत्व नहीं होता है, जिसके कारण व्यक्ति जब अंतरिक्ष में जाएगा और निर्वात में रहेगा तो वो सीधे खड़े नहीं रह पाएंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया। इसका पीछे रीजन है कि कम गुरुत्व के चलते, यानी गुरुत्व नहीं होती है या बहुत ही कम होती है, उसी के कारण जो होती है अंतरिक्ष यात्री जो है सीधे खड़े नहीं रह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है, तो वो क्या होगा। मान लेते कोई अंतरिक्ष यान है, स्पेसशिप है, और वो क्या कर रहे हैं, वो चक्कर लगा रही है, मतलब कि वो गति में है, क्या है, गति में है, और उससे एक सेब अगर हम लोग छोड़ेंगे तो वो सेब क्या होगा, पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिमान होगा। या ऑप्शन सी कि अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। या ऑप्शन डी अधिक गति से गतिमान होगा। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कि अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होते रहेगा वो। अगर हम लोग अंतरिक्ष यान से जो चक्कर लगा रहा है, अंतरिक्ष यान जो गति में है, किसमें है, गति में है, और उस टाइम अगर हम लोग कोई सेब छोड़ेंगे तो वो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से क्या हो जाएगा, वो मूव करती हुई चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पीसा की झुकी हुई मीनार से, कि पीसा की जो झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती, क्यों? आप देखेंगे कि जो पीसा का मीनार है वो झुका हुआ, थोड़ा सा क्या झुका हुआ है। तो झुका हुआ होने के बावजूद वो गिर क्यों नहीं रहा, ये आपसे पूछा गया है। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास कि उसका जो शीर्ष भाग में पतली हो गई है, यानी पीसा की झुकी हुई मीनार का जो शीर्ष भाग है वो टेपर्ड हो गई, यानी पतला हो गई, इस टाइप से आपकी चीज, इस टाइप का चीज। ये पहला रीजन है। कि दूसरा रीजन कि वो बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है, कि उसका जो तल क्षेत्रफल है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, ये रीजन है। तीसरा आपसे पूछा गया कि इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहती है। या ऑप्शन डी गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसलिए हो जाएगी, जो पीसा का झुकी हुई मीनार का जो गुरुत्व केंद्र है, जितने भी पिंड है पृथ्वी में सबका गुरुत्व केंद्र होती है, और उसका जो पूरा मास है उस गुरुत्व केंद्र पर क्या होती है, केंद्रित होती है। जैसे इस वस्तु का गुरुत्व केंद्र यहाँ हुआ, कोई वर्गाकार वस्तु है तो उसका गुरुत्व केंद्र यहाँ पर होगा। हम लोगों का जो बॉडी है उसका भी गुरुत्व केंद्र हम लोगों के बॉडी के बीच में कहीं पर होगा। तो ये जो गुरुत्व केंद्र है और गुरुत्व केंद्र का जो लाइन है, अगर वो तल के साथ क्या हो, ऊर्ध्वाधर लाइन तल के रेखा के अंदर डायरेक्टली जाता है तो वो वस्तु गिरेगा नहीं। बट अगर मान लेते हैं पीसा की झुकी हुई मीनार है, ठीक है, झुकी हुई मीनार है, और यहाँ उसका गुरुत्व केंद्र है और नीचे उसका तल है, तो अभी जो है वो ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है और दोनों सेम है, जिसके कारण झुक नहीं रहा। बट जैसे ही पीसा की मीनार और झुकेगी तो उसका जो गुरुत्व केंद्र वो यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर आएगी तो फिर उसका वो तल जो है मैच नहीं करेगा और फिर क्या हो जाएगी, वो गिर जाएगी। तो अभी इसलिए नहीं गिर रही क्योंकि उसका जो ग्रेविटेशनल सेंटर है वो केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है, उसी के कारण अभी वो पीसा की झुकी हुई मीनार क्या है, गिर नहीं रहा। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल बन सकते हैं, बट ये क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल लग रहा है, बट एक न्यूमेरिकल लेवल का क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि यदि पृथ्वी और सूरज की दूरी जो आज है, जो अभी है, उसके स्थान पर दोगुनी होती है तो सूरज द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वो क्या होगा। यानी कि पृथ्वी और सूरज की दूरी को अगर हम लोग दोगुना कर देंगे, मान लेते हैं अभी जो दूरी है दोनों के बीच
क्या है, आर है, क्या है, आर है। बट उसके दूरी को हम लोग दोगुना कर देंगे, क्या कर देंगे, दोगुना कर देंगे, यानी 2r कर देंगे। तो दोनों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रही है उसके बीच में क्या फर्क आएगी, तो इसको आपको न्यूमेरिकल से बनाना होगा। तो बनाते हैं यहाँ पर। तो देखिए पहला जब चेंज नहीं हुआ है तो फोर्स 1 लिखेंगे हम लोग। F1 क्या हो जाएगा, जी, पहला मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ क्या है, पृथ्वी और सूर्य, मास ऑफ सन, बटे दोनों के बीच का दूरी क्या है, आर है, दोनों के बीच का दूरी क्या है, आर स्क्वायर। अब नेक्स्ट केस क्या हो जाएगा, F2 में क्या आ जाएगा, क्योंकि हम लोग दूरी का मान को बढ़ा दिए हैं, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे। और नेक्स्ट केस में आपका F2 जो हो जाएगा उसमें हम लोग दूरी को बढ़ाएंगे, तो जी का तो जी ही रहेगा, मास दोनों का सेम ही रहेगा, मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सन, बटे अब दूरी के केस में 2r लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2r के होल स्क्वायर, 2r के होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, एम ई मास ऑफ अर्थ मास ऑफ साइन मल्टीप्लाई करेंगे और 2r स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा आपका 4r स्क्वायर। अब दोनों के बीच का आप समीकरण 1 और 2, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को आप क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तो F1 बाई F2 लिखेंगे हम लोग, दोनों को अनुपात निकालेंगे। F1 बाई F2, F1 क्या है आपका, जी एम ई मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सन बटे आर स्क्वायर है, और दूसरा में क्या है, जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सन बटे 4r स्क्वायर है, क्या है, 4r स्क्वायर है। तो आप देखेंगे जी भी कट जाएगा, यहाँ सारा ये वैल्यू कट जाएगा, यहाँ से आपका आर स्क्वायर कट जाएगा। तो आपका F1 और F2 के बीच जो अनुपात बच जाएगी, F1 बाई F2 के बीच कितना की बच जाएगी, 1/4 का, कितना का, 1/4। फिर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करेंगे, यहाँ पर देखते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करेंगे तो आपका आ जाएगा 4F1 इक्वल टू F2, क्या आ जाएगा, 4F1 इक्वल टू, हाँ ठीक है, 4F1, यहाँ पर ये नीचे है इसलिए ये 4 जो आपको ऊपर चला जाएगा, ये 4 आपको ऊपर जाएगा, ये 1 नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो वैल्यू आ जाएगी वहाँ कितना आ जाएगी, ये आ जाएगा आपका 4F2 इक्वल टू हो जाएगी F1। ये क्यों आया समझ में आ गया ना, क्योंकि इसके नीचे है, क्योंकि जगह कम होने करना यहीं पर लिख दिया था, जिसके कारण गड़बड़ी हुआ। तो अब यहाँ पर देखिए 4F2 इक्वल टू F1 हो गया। तो F2 यानी 4 नेक्स्ट जो बल होगा, नेक्स्ट गुरुत्वाकर्षण बल, उसका दूरी दोगुना करने के बाद वो क्या हो जाएगी, 1/4F1, यानी पहले जितनी थी उसका 1/4 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पहले जितना थी उसका 1/4 आपका हो जाएगा, अगर हम लोग उसका दूरी को क्या कर देंगे, दोगुना कर देंगे। तो अब जितना है उसका 1/4 भाग उसका उत्तर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाएगा अगर 8 गुना कर देंगे, 4 गुना कर देंगे, तो इसी प्रोसेस से आप उसका आंसर जो है आसानी से निकाल सकते हैं। ये समझ में आ गया कि सूरज और पृथ्वी की दूरी जो अभी है उसके स्थान पर अगर दोगुनी कर देंगे तो सूरज द्वारा पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो अब जितना लग रहा है उसका 1/4 भाग लगेगा। वो कहाँ से आया, F2 इक्वल टू 1/4F1, इस फॉर्मूला से आपको आ गया, फॉर्मूला हम लोग जनरेट कर दिए यहाँ पर। तो आपको सेशन में अगर मजा आ रहा है, सेशन में अगर सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी तो सेशन को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि सेशन में अगर लाइक नहीं कीजिएगा, शेयर नहीं कीजिएगा तो मोटिवेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपसे कोई भी फीस वगैरह नहीं मांगा जा रहा, आपसे सिर्फ और सिर्फ एक लाइक और शेयर मांगा जा रहा। और आप सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको डेली बेसिस पर वीडियो का अपडेट मिल जाए। तो इतना काम तो आप कर सकते हैं। आपके लिए अगर हम इतना काम कर रहे हैं तो आपसे भी जो न्यूटन का 3rd लॉ है उसके अकॉर्डिंग हम भी आपसे कुछ ना कुछ जो है क्रिया प्रतिक्रिया जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो फिर न्यूटन का 3rd लॉ इनवैलिड हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा। कोई भी वस्तु है उसे हम लोग ऊपर से गिराएंगे तो उसका भार में क्या चेंज आएगी कि नहीं आएगी, ये आपसे पूछा गया। तो दो चीज़ होती है जो आपको हमेशा कंफ्यूज करता होगा, एक भार हो गया, एक द्रव्यमान हो गया। क्या हो गया, एक भार हो गया और एक द्रव्यमान। तो आप एक चीज़ याद रखिए कि भार जो है ना वो हर जगह चेंज होती रहती है, बट द्रव्यमान जो है वो फिक्स रहती है। द्रव्यमान क्या है, फिक्स रहती है। आप कोई वस्तु का भार अगर जो इक्वेटर लाइन है, विषुवतीय वृत्त है, वहां पर मापेंगे और फिर ध्रुव में जाके मापेंगे तो दोनों में अंतर आएगा। दोनों में क्या आएगा, अंतर आएगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि जो कोई भी वस्तु का भार कहाँ पर ज्यादा होता है, ध्रुव पर ज्यादा होती है कि विषुवत रेखा पर ज्यादा होती है। ये चीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पर ग्रेविटी से संबंधित है, तो यहाँ पूछा गया कि कोई वस्तु ऊपर से गिराएंगे, क्या करेंगे, ऊपर से गिराएंगे तो उसके भार में क्या आएगी, कि उसका भार शून्य हो जाएगा, परिवर्तनशील हो जाएगा, अपरिवर्तित हो जाएगा, या सभी गलत है। तो कोई भी अगर हम लोग आदर्श परिस्थिति लेंगे, क्या लेंगे, कोई भी आदर्श परिस्थिति, यानी जब इसको मान लेते वस्तु पत्थर है, इस पत्थर को गिरा रहे हैं तो जब गिराने के वक्त उस पर कोई भी बाह्य बल नहीं लग रहा है, कोई भी बाह्य बल जैसे वायु का प्रतिरोध, ये सारे चीज नहीं लग रहा है, तो कोई भी वस्तु का हम लोग ऊपर से अगर गिराएंगे तो उसके भार में क्या होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा,
कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि उसका गुरुत्वीय त्वरण जो है उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, क्योंकि उसमें कोई रेजिस्टेंस लग ही नहीं रहा। जब रेजिस्टेंस लग नहीं रहा तो उसका जो गुरुत्वीय त्वरण जी है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो उसका उस भार में, उस वस्तु का भार में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। वस्तु के भार में तभी परिवर्तन होगा जब उसका जी यानी कि उसका जो गुरुत्व है, उसका जो गुरुत्व बल है उसमें अगर चेंज होगा तभी आपका क्या होगी, भार में परिवर्तन होगी। तो वस्तु के ऊपर से गिरा रहे और हम लोग सारे चीज़ों को आइडियल मान रहे हैं, कोई भी रेजिस्टेंस वगैरह नहीं लग रहा है, तो उस केस में आपका जी के मान में चेंज नहीं होगा। तो जी के मान में चेंज नहीं होगा तो वस्तु के भार में भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। तीन चीज को पृथ्वी पर एक ही हाइट से गिराया जाता है। पहला लकड़ी को गिराया जाता है, दूसरा लोहा को गिराया जाता है और तीसरा मोम को गिराया जाता है। अब तीनों का जो भार है वो अलग अलग है, आपको समझ में आ रहा है। तीनों का द्रव्यमान अलग अलग हो भी सकता है, पल पूरा पढ़ लेते हैं। या फिर लिखा है कि कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगी, कौन सा टुकड़ा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ भार के बारे में कुछ नहीं बोला। हाँ, समान आकार क्या बोला है, समान आकार क्या बोला है, तो यानी कि हम लोग मान लेंगे समान द्रव्यमान है। उस केस में अगर तीनों चीज़ों को एक साथ गिराया जाता है, वो सारे चीज़ों को हम लोग आदर्श मानेंगे कि उसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है, तो तीनों क्या होगा, साथ साथ पहुंचेगा। ऐसा नहीं कि लोहा ज़्यादा भारी है तो पहले गिरेगी और ये आपका यहाँ लकड़ी हल्की है तो वो बाद में गिरेगी। तीनों अगर सेम आकार का है या तीनों का द्रव्यमान सेम है और एक ही साथ छोड़ा जाता है तो आपका तीनों साथ साथ पहुंचेंगे। क्या होगा, तीनों क्या होगा, साथ साथ आपका पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, हवा में लोहा का और लकड़ी का समान भार की गेंद को अगर समान ऊंचाई से गिराएंगे तो क्या होगा। पहला ऑप्शन है कि पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेगी, दूसरा ऑप्शन है एक पहले गिरेगी उसके बाद एक गिरेगी, तीसरा ऑप्शन है लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी और चौथा ऑप्शन है कि कुछ अंतराल में गिरेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हवा की अनुपस्थिति में लोहे और लकड़ी के समान भार, लोहे और लकड़ी, यहाँ लोहा है और एक लकड़ी, एक लोहा है और ये आपका लकड़ी है, समान भार को समान ऊंचाई से गिराने पर वो एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। बट यहाँ हवा की उपस्थिति बता दिया गया। क्या बता दिया गया, हवा। यहाँ आप एक चीज को नोटिस करेंगे, यहाँ पूछा जा रहा हवा। अगर यहाँ पूछता कि लोहा और लकड़ी को समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराया जाता है तो वो एक साथ गिरता, वो पृथ्वी पर दोनों एक समय में गिरता। बट यहाँ हवा लिख दिया है तो हवा इस पर क्या, फ्रिक्शनल फोर्स यानी रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो उस केस में आपको क्या हो जाएगा, लकड़ी का जो है गेंद वो बाद में गिरेगी और लोहे की गेंद आपका पहले गिर जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें हवा का बाह्य बल लग रहा है जिसके कारण ये केस उल्टा हो गया। बट अगर नॉर्मल आदर्श परिस्थिति मान लिया जाता और हवा यहाँ नहीं लिखा हुआ रहता तो आपका उत्तर हो जाता है कि दोनों एक साथ गिरेगी। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बाकी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सेशन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे सेशन का फीडबैक। और चैनल में नए हैं तो चैनल को ज्वाइन करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा पीडीएफ आपको सही टाइम पर मिल जाएगा एग्जाम से पहले रिवीजन करने के लिए। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ वगैरह आपको दे दिया जाएगा। और जल्दी किस सब्जेक्ट के रिलेटेड और क्लास चाहिए आपको वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखेंगे कि हिस्टोरी का चाहिए कि जियोग्राफी के चाहिए, वो सारा भी आपको स्टार्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि आपका एग्जाम जो है एसएससी सीजीएल का वो आपका कब हो जाएगा, वो आपका अक्टूबर तक होने के चांसेस है। तो लगभग 4 मंथ का टाइम है, 4 महीना में बहुत सारा सब्जेक्ट आपको क्लियर करना है। तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सेशन में लगातार बने रहिएगा तो फिर आप डेली बेसिस पर अपडेट हो जाइएगा और आपको डेली बेसिस पर आपको 50 to 60 क्वेश्चन देखने को मिलेगा हर सब्जेक्ट से। तो आपका बहुत ही बेहतरीन रिवीजन होगा और जो भी एग्जाम आएगा आप उसे फोड़ कराएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।